आज हम देखेंगे कि जो आद्य घनीय कोशिकाएं होती हैं, यूनिट सेल होती हैं, उनसे किस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र संभावित हैं, क्या रचनाएं हो सकती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो यूनिट सेल होती हैं उनमें अवयवी कणों की संख्या वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और बाद में हम देखेंगे कि पैकिंग कैसे होती है यूनिट सेल में अवयवी कणों की। निविड़ संकुलित संरचनाएं पढ़ेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में आपको ध्यान होगा कि हमने पढ़ा था ठोस कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस में क्या भेद होता है। फिर हमने देखा था कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के हैं, और हमने आपको वहाँ पे बताया था यूनिट सेल के बारे में और यूनिट सेल का वर्गीकरण किया था। तो जब हमने बात की थी यूनिट सेल की, तो आपको ध्यान होगा हमने आपको बताया था कि एक यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स होते हैं। वो 6 पैरामीटर्स कौन से थे? 3 अक्षीय दूरियां थी और 3 अक्षीय कोण थे। तो उन 6 पैरामीटर्स के आधार पर अगर हम त्रिविमीय संरचनाओं की बात करें तो हमें 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र मिलते हैं। वो 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र क्या हैं? सबसे पहले बात करें घनीय क्रिस्टल तंत्र की। तो घनीय क्रिस्टल तंत्र में वो जो 3 विमाएं हैं ए, बी और सी, ये तीनों आपस में बराबर होती हैं जैसा कि घन में होता है। और अल्फा, बीटा और गामा कोण ये तीनों न केवल बराबर हैं बल्कि 90 डिग्री के होते हैं। तो ये जो संरचना हमें मिलती है ये होती है घनीय क्रिस्टल संरचना। अब अगर इस विमा में हम कुछ परिवर्तन करें, यानी ए और बी तो बराबर हो लेकिन जो दूसरी भुजा है वो तीसरी भुजा बराबर ना हो, और ये तीनों कोण भी बराबर हैं और 90 डिग्री के भी हैं, इस प्रकार का जो क्रिस्टल हमें मिलता है वो होता है द्विसम लंबाक्ष, यानी दो भुजाएं सम हैं, समान हैं। फिर आता है आपका विषम लंबाक्ष प्रकार का क्रिस्टल। विषम लंबाक्ष मतलब यहाँ पे ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हैं, लेकिन कोण अभी भी क्या है? अल्फा, बीटा, गामा तीनों कोण आपके 90 डिग्री के हैं। चौथा क्रिस्टल जो हमें प्राप्त होता है वो है आपका हेक्सागोनल या षटकोणीय क्रिस्टल। तो यहाँ पे दो भुजाएं बराबर हैं लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं है, और दो कोण भी बराबर हैं और वो दोनों कोण कितने हैं? 90 डिग्री के कोण वो होते हैं। और तीसरा कोण कितने का है? हम षटकोण की बात कर रहे हैं तो तीसरा कोण आपका हो जाएगा 120 डिग्री का, यानी ये एंगल आपका हो जाएगा 120 डिग्री का। ठीक। इसके बाद आता है त्रिसमनताक्ष, यानी कि तीनों भुजाएं तो सम हैं लेकिन कोणों की अगर हम बात करें तो अल्फा, बीटा, गामा बराबर तो हैं पर ये तीनों ही कोण 90 डिग्री के नहीं हैं। इस प्रकार की संरचना हमें प्राप्त होती है। फिर आता है आपका एक नताक्ष क्रिस्टल। इसमें तीनों भुजाएं भी बराबर नहीं होती हैं। अल्फा और गामा कोण तो 90 डिग्री के होते हैं लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होता, यानी एक अक्षीय कोण आपका 90 डिग्री का नहीं होगा। और सबसे अधिक विषमता वाला क्रिस्टल है आपका त्रिनताक्ष क्रिस्टल। त्रिनताक्ष क्रिस्टल में ना तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ए, बी, सी ये तीनों बराबर नहीं हैं, और ना ही तीनों कोण बराबर होते हैं। अल्फा, बीटा, गामा ये भी बराबर नहीं है, और ना ही ये 90 डिग्री के होते हैं, मतलब आपस में बराबर भी नहीं होते हैं और 90 डिग्री के भी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हमें उन 6 पैरामीटर्स में वेरिएशन करके 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र मिलते हैं। ब्रेवे ने ये देखा कि जब ये 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में कणों की स्थिति के आधार पे क्या विभिन्नताएं हो सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटी हैं, तो उन्होंने ये पाया कि 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक हम तैयार कर सकते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ब्रेवे क्रिस्टल जालक। आइए हमने बात करी कि कण जो हैं वो कोशिका में होते हैं, तो कोशिका में अवयवी कणों की संख्या की गणना हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम बात कर लें आद्य घनीय एकक कोशिका की। बच्चों, घनीय एकक कोशिका मतलब अब आप कल्पना कीजिए कि एक कमरे की, या पासा जो आप खेलते हैं, अगर आप कमरे की कल्पना करें तो उसमें 4 दीवारें हैं, छत है और जमीन, यानी कितने फलक हो गए? 6 फलक हो गए। एक घनीय कोशिका में कितने कोने हुए? 4 कोने नीचे और 4 कोने ऊपर, यानी
8 कोने हो गए। अब अगर उन 8 कोनों पे एक एक कण स्थित हो तो क्या होगा? 8 कोनों पे एक एक कण अगर स्थित है, इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे 8 कोनों पे एक एक कण स्थित है तो हमें कुछ इस प्रकार का दृश्य दिखेगा। लेकिन अब आप विचार करिए कि क्या जो एक कण एक कोने पे स्थित है वो पूरा उसी कोने पे ही आ रहा है? नहीं, इसको थोड़ा सा हम स्पष्ट करेंगे यहाँ पे। अगर कोई कण इस कोष्ठिका के इस कोने पे है तो आप ये देखेंगे कि वो अपने आसपास की 3 अन्य कोष्ठिकाओं में भी प्रतिभाग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो केवल इतना ही भाग उसका एक कोष्ठिका में है, बाकी ये भाग अन्य 3 कोष्ठिकाओं में है। आपने ये भी जाना कि क्रिस्टल तंत्र कैसे बनता है, उस यूनिट को रिपीट करके, यानी इस कोष्ठिकाओं के ऊपर भी कुछ संरचनाएं होंगी और नीचे भी होंगी। तो अब अगर एक कण एक कोने में है तो वो इसके ऊपर की भी 4 कोष्ठिकाओं में भाग लेगा, यानी कि कुल कितनी हो गई? ये नीचे की 4 और इसके ऊपर की 4 कोष्ठिकाएं। तो एक कण 8 कोष्ठिकाओं में भाग ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? एक कोष्ठिका में कितना भाग होगा उसका? सिंपल साधारण गणित है आपका कि अगर एक कण 8 कोष्ठिका में भाग ले रहा है तो एक कोष्ठिका में उसका भाग होगा 1/8। ठीक, फिर हम बात कर रहे हैं कि 8 कोनों में परमाणु हैं। तो 8 कोनों में परमाणु या अवयवी कण जो है उनको 1/8 से हम गुणा करें तो हमें ये पता लगेगा कि वास्तव में एक यूनिट में कितने परमाणु हैं। तो 8 गुणे 1/8 मतलब 1 परमाणु। तो आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में 1 परमाणु होता है। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं अंतः केंद्रित घनीय कोष्ठिका की। तो आप जानते हैं अंतः केंद्रित घनीय कोष्ठिका में क्या होता है? 8 कोनों में परमाणु है और बीच में केंद्र में भी 1 परमाणु है। तो 8 कोनों के परमाणु 1/8 भाग लेके, जैसे हमने यहाँ बताया आपको, वो कितने हो जाएंगे? 1 परमाणु। और बीच में जो केंद्र में 1 परमाणु है उसको भी हम जोड़ लें तो आपके हो जाते हैं 2 परमाणु। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से ये होगा, ये 8 कोनों के परमाणु हो गए और ये बीच में एक केंद्र में ये परमाणु है। इसकी व्यवस्था इस प्रकार से होती है और अगर हम पार्श्व दृश्य देखें तो इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। इसके बाद हम बात करते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की। फलक केंद्रित, बच्चों आपको ध्यान होगा कि प्रत्येक फलक पे भी एक कण है। अब अगर हम फलक पे कण की बात करें, जैसे देखिए यहाँ पे है ये, तो इस फलक पे अगर ये कण है तो ये आधा एक कोष्ठिका में प्रतिभाग करेगा और आधा दूसरी कोष्ठिका में प्रतिभाग करेगा। यानी एक कोष्ठिका में देखा जाए तो एक फलक पे एक कण का केवल 1/2 भाग ही प्रतिभाग करता है। और फलक कितने हमने बताया आपको? 4 दीवारें, छत और कमरे, तो 6 फलक एक कोष्ठिका में हो गए। तो 6 फलक से हम जब प्रति फलक आधे परमाणु की गणना करेंगे तो हमें कुल कितना निकलेगा? 3 परमाणु। और वो कोनों, 8 कोनों के जो परमाणु थे वो कितने थे आपके? 1। तो 1 + 3 ये हो गया आपका कुल 4 परमाणु। यानी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या होगी 4। अब जब हम बात करते हैं अवयवी कणों की संख्या या अवयवी कणों की व्यवस्था की, तो बच्चों ये जो कण होते हैं ये किसी भी कोष्ठिका में बहुत पास पास सटे सटे व्यवस्थित होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर या निविड़ संकुलित संरचनाएं। तो अब अगर हम इसको एक विमा में बात करें, एक विमीय निविड़ संकुलन की बात करें, तो उसकी केवल एक व्यवस्था हो सकती है जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। इस प्रकार से आप कणों को रखेंगे और एक दूसरे से सटे हुए ये कण पाए जाएंगे। ठीक, अब आता है एक कॉन्सेप्ट आपका उप सहसंयोजन संख्या। वो क्या होती है? किसी भी संकुलन में या किसी भी पैकिंग में कोई एक कण कितने अन्य कणों को स्पर्श कर रहा है वो उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इस कण की बात करें, मान लीजिए, तो ये कितने कणों को स्पर्श कर रहा है? एक ये और एक ये, यानी कि यहाँ पे उप सहसंयोजन संख्या इसकी कितनी हो जाएगी? 2। ठीक, अब अगर हम द्विविमा यानी 2 डायमेंशन में बात करें
तो 2 डायमेंशन में हम कणों की व्यवस्था 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला प्रकार क्या हो जाएगा कि हमने कणों को पहली लाइन में व्यवस्थित किया था, इसके ऊपर हम गोलों को सीधी रेखा में एकदम लगाते चले गए, जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। ठीक, इस प्रकार से हम व्यवस्थित करते चले गए। तो इस प्रकार की जो संरचना होगी उसमें आप देखिए कि एक कण कितने कणों को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 4। अब अगर ये जो कण जिन्हें ये स्पर्श कर रहा है, इन गोलों के केंद्रों को जब हम मिलाते हैं तो हमें एक स्क्वायर की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस प्रकार की पैकिंग को हम कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक, अब एक दूसरा तरीका भी है जिसमें कि हम पैकिंग कर सकते हैं 2 डायमेंशन में। हमने यहाँ पे क्या किया था, 2 गोलों की सीध में रखा था। यहाँ पे हम 2 गोलों के बीच का जो ये गड्ढा है, इसमें हम अगले गोले को रख रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए, इन दोनों गड्ढे में हमने इस गोले को रखा, इन दोनों के गड्ढों में हमने इस गोले को रखा। तो आप ये देखेंगे कि जो ये व्यवस्था थी हमारी ए लाइन में, वैसी व्यवस्था हमारी बी लाइन में नहीं है। बी लाइन में व्यवस्था परिवर्तित हो गई, गोले संरेखित नहीं हो रहे हैं। अब फिर इन दोनों गोलों के गर्त में हमने तीसरी लाइन रखी, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। इन दोनों गोलों के गर्त में हमने ये अगला गोला रखा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो जो ये पहली लाइन के गोले थे, ये तीसरी लाइन के गोले से संरेखित हो रहे हैं। ठीक, ये जो व्यवस्था आपकी कहलाती है, ये कहलाती है ए बी पैटर्न। यहाँ पे अगर हम किसी एक पर्टिकुलर गोले की बात, मान लीजिए इसकी बात कर लेते हैं, तो ये कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी अब इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। और वो जो 6 गोले जिन्हें ये स्पर्श कर रहा है, इनके केंद्रों को अगर हम मिलाएं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एक षटकोण यानी हेक्सागन। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, षटकोणीय निविड़ संकुलन या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बच्चों आप जानते हैं जितने भी ठोस हैं वो क्या हैं, आपके त्रिविम हैं, 3 डायमेंशनल क्रिस्टल हैं सारे जितने हैं। तो अब अगर हम 3 डायमेंशनल पैकिंग में आए, उसकी बात करें, तो वो 2 तरह से हो सकती है। पहला तो जो हमने स्क्वायर पैकिंग सीखी थी 2 डायमेंशन में, उस पे हम पैकिंग करें 3 डायमेंशन, और या फिर जो हेक्सागोनल हमने दिया था उस पे हम 3 डायमेंशन पैकिंग करें। तो पहले हम स्क्वायर पैकिंग की बात कर ले। स्क्वायर ये लेयर थी जिसमें कि इस प्रकार से कण एक रेखा में थे। इसके ऊपर फिर हमने जो तीसरी परतें लगानी शुरू करी, तीसरी, चौथी, पांचवी, वो भी एक सीधी रेखा में लगानी शुरू की। यानी ऊर्ध्वाधर देखिए चाहे क्षैतिज देखिए, कण जो है वो एकदम एक सीध में है। तो इस प्रकार का जो आपका त्रिविम संकुलन होता है, इससे आपकी कैसी कोष्टिकाएं बनती हैं, आद्य घनीय एकक कोष्टिकाएं बनती हैं। अब लेकिन अगर हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो 2 डायमेंशन थी, उससे अगर हम त्रिविम संरचना पे जाएं, 3 डायमेंशनल पे जाएं, तो 2 पॉसिबिलिटी पहले होती हैं। अगर हम सेकेंड लेयर को रखेंगे फर्स्ट लेयर पे, तो 2 तरह की रिक्तियां बनेंगी। कौन कौन सी, चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां। आइए इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। बच्चों ये चित्र आपको स्पष्ट हो रहा होगा। इसमें जो नीचे की परत है, इस पूरी परत के ऊपर हमने दूसरी एक लेयर लगाई है। ये चित्र से आपको यहाँ पे स्पष्ट हो रहा होगा। अब इस परत में गोलों को रखने का ढंग 2 प्रकार का हो सकता है। कौन सा हो सकता है, पहला तो ये है कि जो 3 गोले हैं ये, इनके ऊपर हम एक गोला रख दें, तो क्या होगा, एक वहां पे रिक्ति रह जाएगी बीच में, और वो कैसी होगी, चतुष्फलकीय रिक्ति होगी। क्यों, क्योंकि हम इन चारों गोलों के केंद्र को जब मिलाएंगे, इन चारों गोलों के केंद्र को जब मिलाएंगे तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, एक चतुष्फलक मिलेगा। तो इस प्रकार की रिक्ति आपकी कहलाएगी चतुष्फलकीय रिक्ति। लेकिन अगर हम इन 3 गोलों के ऊपर अगले 3 गोले अपोजिट डायरेक्शन में रखें, ये देखिए यहाँ पे, जैसे ये 3 गोले इस डायरेक्शन में हैं, तो ये 3 गोले आपके इस डायरेक्शन में हो जाएंगे। अब अगर हम इनको एक दूसरे के ऊपर रखें तो हमारी किस प्रकार की संरचना बनेगी, इस प्रकार की संरचना, रिक्ति इसके बीच में आएगी।
जिसे हम बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। यहाँ पे देखिए, तो ये आपको अष्टफलकीय रिक्ति O से और ये चतुष्फलकीय रिक्ति T से दिखाई गई है, टेट्राहीड्रल और ऑक्टाहीड्रल। अब अगर हम तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर रखते हैं, हमने आपको बताया, तो वो दो तरह से हो सकता है। या तो जो हमारी चतुष्फलकीय रिक्तियां बनी थी हम उनको ढक दें। तो अगर हम चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढकते हैं तो हमें किस प्रकार का पैटर्न प्राप्त होता है? ए बी ए बी। यहाँ पे ये देखिए, चतुष्फलकीय रिक्तियों को ढकने में अवयवी कणों का संरेखण तीसरी परत में जाकर के वो अलाइनमेंट शो करते हैं और इस पैटर्न को हम बोलते हैं ए बी पैटर्न। और इससे हमारी बनती है षटकोणीय निविड़ संकुलित या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। लेकिन अगर हम अष्टफलकीय रिक्तियों को ढकें, जो भी हमने आपको दिखाया इससे पहले, तो हमारा क्या होता है? ए बी सी पैटर्न बनता है। यानी कि पहली परत की व्यवस्था अलग है, दूसरे की अलग, तीसरी की अलग। पहली परत के कणों का अगर हम संरेखण देखेंगे तो वो चौथी लाइन में जाकर के होगा। तो ये व्यवस्था आपकी कहलाती है ए बी सी व्यवस्था। और इस प्रकार से जो बनता है आपका स्ट्रक्चर वो कहलाता है फलक केंद्रित घनीय या एफसीसी स्ट्रक्चर कहलाता है। अब अगर यहाँ पे आप उपसहसंयोजन संख्या देखना चाहें, किसी भी एक कण को हम ले लें, मान लीजिए इसको लिया हमने, तो इसमें आसपास के ये 6 कण हो गए, 1 2 3 4 5 6, 3 ऊपर के कण हुए और 3 नीचे के कण, यानी कि 12 कण इसके संपर्क में हैं। तो षटकोणीय निविड़ संकुलन में उपसहसंयोजन संख्या हो गई आपकी 12 और यही उपसहसंयोजन संख्या होती है आपकी फलक केंद्रित घनीय स्ट्रक्चर में। तो बच्चों, हमने आपको बताया चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं, अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं। तो क्या इनका कणों की संख्या से भी कुछ संबंध है? अगर निविड़ संकुलित कणों की संख्या n हो तो आपकी अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी n ही होती है और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? 2n होगी। अगर हम आयनिक ठोस की बात करें तो जब इस प्रकार की क्लोज पैकिंग होती है तो जो बड़े आयन होते हैं, और आप जानते हैं बड़े आयन प्रायः ऋणायन होते हैं, वो निविड़ संकुलन में काम करते हैं, यानी निविड़ संकुलित होते हैं, वो क्लोज पैकिंग में यूज होते हैं। और जो छोटे कण जो कि प्रायः धनायन होते हैं वो उन रिक्तियों में जाकर के भरते हैं, उन रिक्तियों में उनको स्थान प्राप्त होता है। आइए इस पे आधारित एक प्रश्न हम देखते हैं। एक यौगिक 2 तत्वों P और Q से निर्मित है। घन के कोनों पर Q परमाणु तथा अंतः केंद्र पर P परमाणु है। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? अब ये बता रहे हैं कि घन के कोनों पर Q परमाणु है, अगर हम कोनों की बात करें Q परमाणु, तो बच्चों अभी हमने आपको बताया कि कोनों पे अगर परमाणु हैं तो एक क्रिस्टल यूनिट में उसकी संख्या कितनी होती है? 1। यानी कि Q के कितने परमाणु होंगे? 1। एक यूनिट में 1 परमाणु होगा। और क्या कह रहे हैं? अंतः केंद्र पर P परमाणु है, यानी उस स्ट्रक्चर, उस यूनिट के एकदम बीच में 1 परमाणु P का है यहाँ पे। ठीक, यानी एक यूनिट की बात करें तो P के परमाणु भी कितने हैं? 1। तो इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? अब अगर यदि दोनों के 1-1 परमाणु हैं तो इस यौगिक का सूत्र हो जाएगा QP। दूसरा प्रश्न देख लें हम। एक यौगिक 2 तत्व X और Y से निर्मित है। Y तत्व के परमाणुओं से CCP जालक बनता है और X तत्व के परमाणुओं से परमाणु सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में पाए जाते हैं। यौगिक का सूत्र क्या होगा? बच्चों अभी हमने आपको बताया कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? जितने की कण क्लोज पैकिंग में यूज होते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि Y तत्व के परमाणु से जालक बन रहा है, तो Y तत्व के जितने भी परमाणु होंगे, मान लीजिए कि 1 परमाणु है और X तत्व के परमाणु रिक्तियों में भर रहे हैं,
तो मतलब क्या हुआ कि अगर उसके एक हैं तो x के भी कितने होंगे, एक ही होंगे। क्यों? क्योंकि निविड़ संकुलित कणों की संख्या और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या एक ही होती है। अब इसमें क्या हो जाएगा इसका सूत्र, इसका मतलब x का भी एक ही परमाणु होगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा x y। ठीक, अभ्यास प्रश्न हम कुछ लेते हैं। अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? बच्चों, हमने आपको बताया था अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका क्या होती है, जिसमें कि कण आपके कोनों पे तो रहते ही हैं, आमने सामने के दो फलकों पे भी एक एक कण पाए जाते हैं। देखिए इसको, कोनों पे कण रहेंगे हमारे और किसी भी दो अपोजिट आमने सामने के दो फलक पे कण पाए जाएंगे। अब अगर हम इस फलक को ले लें यहाँ पे, तो इसके केंद्र में एक परमाणु और इसके अपोजिट नीचे वाला फलक ये, इसके केंद्र में एक परमाणु। ठीक, एक कण। तो अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी आपकी? कोनों के जो परमाणु हैं वो हम जानते हैं कि मिलकर के एक कोष्ठिका में एक परमाणु होते हैं, क्योंकि प्रत्येक कण का 1/8 भाग एक सेल में भाग लेता है। तो कोनों के परमाणुओं की संख्या हो गई आपकी कोनों के परमाणु हो गए आपके एक। अब बात करें फलक की, तो फलक में क्या है, आधा एक फलक का कण 2 यूनिट सेल में पार्ट लेता है, तो आधा इसमें रहेगा और आधा इसमें रहेगा। तो इसका तात्पर्य हुआ कि दोनों फलक का मिलाकर के परमाणु हुआ एक या अवयवी कण हुआ एक, तो वो भी आपके मिलके हो गए एक। अब अगर हम कुल कणों की संख्या की बात करें तो 1 + 1 = 2, यानी कि अंत केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या होती है 2। एक अणु की द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परत में उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी? बच्चों, हमने आपको बताया था द्विविमीय वर्ग निविड़, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्ग निविड़ में क्या था, द्विविमीय का तात्पर्य है 2 डायमेंशन में हम कणों को लगाएंगे, और वर्ग निविड़ का तात्पर्य क्या था कि कण एकदम एक दूसरे की सीध में होंगे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इस प्रकार से होंगे। अब अगर हम किसी भी कण को ले लें यहाँ पे, जैसे ये हमने ले लिया, तो इसकी उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है, वो कण कितने अन्य कणों को स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पे इस कण को देखिए, तो ये कितने अन्य कणों को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4, यानी कि इस कण की उप सहसंयोजन संख्या या इस स्ट्रक्चर की उप सहसंयोजन संख्या हो गई 4। इसके बाद बच्चों ये गृह कार्य है आपके लिए, इसको आप घर पे करेंगे। पहला प्रश्न है, अंतर लिखो घनीय व त्रिसमनताक्ष क्रिस्टल में, एक नताक्ष व विषम लंबाक्ष क्रिस्टल में। दूसरा प्रश्न है, एक यौगिक षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना बनाता है, इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, उनमें से कितनी रिक्तियां चतुष्फलकीय होंगी। ये आपको घर पे करना है।